नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संघीय कार्यपालिका को कवर करने वाले हैं और संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग भारत के राष्ट्रपति को कवर आज करेंगे और समझेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, उनके कार्य और संविधान में क्या क्या प्रावधान राष्ट्रपति से संबंधित दिए गए हैं उसे हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा, सेशन मूल रूप से बीपीएससी एईडीओ बिहार एसआई के अतिरिक्त यदि आप लोग 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आने वाले जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर जेएसएससी, चाहे आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की, तो सभी एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। हैंड रिटन नोट से और परफॉर्मेंस सीरीज के अंतर्गत यह सेशन मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति की, तो भारतीय राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त हमारा जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, साथ ही साथ केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति भी राष्ट्रपति होते हैं और समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होती है भारत की वह राष्ट्रपति में ही निहित होती है। यानी जितने भी कार्य भारतीय सरकार के द्वारा या संघीय सरकार के द्वारा किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है, कार्यकारी शक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है, कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 में ये बताया गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। उससे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत में जो राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। सारा का सारी जो शक्तियां होती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्री परिषद में होती है। वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति के पद से संबंधित योग्यता की, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उसकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष, अधिकतम आयु बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। साथ ही साथ किसी प्रकार का लाभ के पद पर धारण वह नहीं करता हो। यदि लाभ के पद को वह धारित करता है तो उसी दिन से उसे वह पद छोड़ना पड़ेगा। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र कानूनों का या शर्तों से महान, ये एक कोड है जिसे आप लोग याद रख करके राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक को याद रखने का महत्वपूर्ण ट्रिक है। राष्ट्र की बात करेंगे तो आर्टिकल 52 में सबसे पहले कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये ध्यान रखिएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कहां से कहा गया है कि आर्टिकल 53 के संबंध में कि कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका शक्ति जो होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका उपयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों या मंत्री परिषद की सहायता से करेगा। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 53 में ये चीज कहा गया है। वहीं नू से बात कहा गया, का के बाद नू आता है कानून में। तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के संबंध में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, निर्वाचन पद्धति की चर्चा की गई है कि आखिर राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत में किस रीति से होगा, उसका उल्लेख आर्टिकल 54 के अंतर्गत किया गया है। और निर्वाचन प्रक्रिया की जो बात कही गई है वो आर्टिकल 55 में कही गई है, ध्यान रखिएगा। वहीं 56 की यदि हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति के पदावधि से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के पदावधि से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। 57 की बात करेंगे, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन के योग्य है या नहीं, उसका उल्लेख आर्टिकल 57 में कहा गया है। और आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के विषय में चर्चा करता है। 59 की बात करेंगे तो पद के लिए या कार्यकाल के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, वो शर्तें 59 में निर्धारित की गई है। वहीं राष्ट्रपति पद की जो शपथ है आर्टिकल 60 में दी गई है, ध्यान रखिएगा। शपथ महाभियोग उसके पश्चात है कि राष्ट्रपति के ऊपर उसके पद से हटाने के लिए भारत में एक प्रक्रिया अपनाई गई है जिसे महाभियोग के नाम से कहा जाता है, इम्पीचमेंट इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
और महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह संसद के द्वारा पारित एक प्रक्रिया है और यह ध्यान रखेगा कि एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 62 में आकस्मिक रिक्तियों के विषय में चर्चा किया गया कि राष्ट्रपति के पद की यदि आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में संविधान क्या प्रावधान करता है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 73 में राष्ट्रपति की शक्तियों के विस्तार के संबंध में प्रावधान किए गए। 72 ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 72 बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, और आर्टिकल 61 में महाभियोग के विषय में बताया गया है। 60 शपथ है, 58 योग्यता और हमारा 52 और 53 तो एकदम ध्यान में रखना है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 53 में कार्यपालिका शक्ति जो होगी या कार्यकारी शक्ति का जो प्रमुख होगा वह राष्ट्रपति ही होता है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 65 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसका प्रावधान किया गया है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है राष्ट्रपति की बीमारी से, छुट्टी से या मृत्यु से, तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है। यह ध्यान रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 65 भी। अब आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की। तो भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से किया जाता है। इस चुनाव में अगर हम लोग बात करें तो जनता प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती है, अपितु जनता के द्वारा चुने हुए जो विधायक या जो सांसद होते हैं वो इस निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। और जो पद्धति है वह आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जमानत राशि की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपया है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से पूर्व प्रत्येक उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक यानी उसके नाम के प्रस्तावक और उतने ही संख्या में यानी कि 50 जो मताधिकारी मतदान करता है उस मतदानकर्ता को अनुमोदक के रूप में होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, चाहे तो एमपी या एमएलए के रूप में ये प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। वहीं यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो इसके लिए जो मामला दायर होगा वह सर्वोच्च न्यायालय में दायर होता है और अनुच्छेद 71 में इसका प्रावधान किया गया है। चुनाव विवाद से संबंधित जो निपटारा होगा वह सर्वोच्च न्यायालय में होगा। आर्टिकल 71 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 15,000 रुपया जमानत राशि और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब निर्वाचक मंडल की बात करेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान का जो अधिकार है वह केवल जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को ही दिया गया है, यह ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही इस मतदान प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो आपके सांसद हो या आपके विधायक हो। मनोनीत सदस्य इस प्रक्रिया से बाहर रहते हैं। तथा ध्यान रखिएगा राज्य विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है वो उस राज्य के विधान परिषद के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है, यानी इन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें शपथ की तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसके स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर त्यागपत्र की बात करेंगे तो राष्ट्रपति अपने पद से स्वेच्छा पूर्वक उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति के कार्यकाल का तो जिस दिन राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करता है उस दिन से लेकर के पूरे 5 वर्षों तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं या महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाती है तो उस स्थान में जो राष्ट्रपति पद का पद रिक्त होता है
उस समय भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। पद के लिए शर्तों की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहने के समय, जब पदभार ग्रहण करने के समय वो संघ या राज्य के अधीन किसी भी प्रकार के सेवा में न हो। यदि वह किसी प्रकार की सेवा में है तो पदभार ग्रहण करने के समय से ही वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है, उन्होंने राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया है, वह उस राज्य या संघ के अधीन सेवा में बने नहीं रह सकते हैं। पुनर्निर्वाचन की बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो इस प्रश्न पे हमारा संविधान जो है वह मौन है। कोई भी व्यक्ति जितनी भी बार चाहे वह राष्ट्रपति पद को धारित कर सकता है, पद पर बन सकता है। सर्वाधिक कार्यकाल की बात करेंगे तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका की अगर हम लोग उदाहरण लें यहाँ पे, तो अमेरिका में अधिकतम 2 बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का ये आखिरी कार्यकाल है, इसके पश्चात वो कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, क्योंकि वहां संविधान में निर्धारित किया गया है कि 2 बार से ज्यादा कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त वहां का जो राष्ट्रपति होना चाहिए वह देशीयकरण नागरिक होना चाहिए, ये ध्यान रखें। सॉरी, देशीयकरण नागरिक वहां का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। जिसका जन्म अमेरिका की धरती पर ही हुआ है वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता हासिल करने वाला व्यक्ति वहां पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं होता है। लेकिन भारत की यदि हम लोग बात करें तो देशीयकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता के आधार पर भी भारत में राष्ट्रपति बन सकता है, यानी भारत का राष्ट्रपति एक पूर्व विदेशी रहा व्यक्ति भी हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन जिस समय वह राष्ट्रपति बना है उस समय वह भारत का नागरिक हो। किस प्रकार उसने नागरिकता अर्जित की है, जन्म के आधार पर या देशीयकरण के द्वारा, इस पर संविधान मौन है, यह ध्यान रखिएगा। वेतन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वह 5 लाख रुपए प्रति महीना होता है, और इनका जो यह वेतन है वह भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए वेतन के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के भत्ते और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिसमें एक राष्ट्रपति भवन भी शामिल होता है। राष्ट्रपति भवन की जब बात चली है तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति भवन के जो वास्तुकार थे एडविन लुटियंस थे, ये ध्यान रखिएगा। एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था, और दिल्ली के इर्द गिर्द जो अंग्रेजों के कालखंड में बने हुए भवन हैं, चाहे संसद भवन हो, राष्ट्रपति निवास हो, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, इन सभी का डिजाइन एडविन लुटियंस ने किया था। इसीलिए उस क्षेत्र को दिल्ली में लुटियंस जोन के नाम से भी जाना जाता है, यह ध्यान रखिएगा। लुटियंस जोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रपति भवन में विभिन्न अलग अलग नाम है, चाहे वो मुगल गार्डन हो, दरबार हॉल हो या अशोक हॉल हो, ये सभी प्राचीन नामों को बदल करके इन्हें नए नाम दिए गए हैं। अगर मुगल गार्डन की बात करेंगे तो इसका नाम रखा गया है अमृत उद्यान, और ये सब 2014 के बाद से हुआ है। जब मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से ये नामकरण किए गए हैं। मुगल गार्डन को अमृत उद्यान में बदला गया है। दरबार हॉल को गणतंत्र हॉल में बदल दिया गया। अब तो दरबार राजा रहा नहीं, तो दरबार खत्म हो गया, तो दरबार हॉल को गणतंत्र हॉल में, गणतंत्र मंडप में परिवर्तित किया गया। अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया, हॉल हटा दिया गया, अब नाम रखा गया मंडप, अशोक मंडप, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, विशेष रूप से रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। महाभियोग की बात करेंगे तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वह संविधान के आर्टिकल 61 के तहत चलाई जाती है, और यह एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यदि महाभियोग की बात करेंगे तो यह प्रक्रिया किसी भी सदन में चलाई जा सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया चलाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना होगा कि सर, हम आपके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया या तो लोकसभा में या राज्यसभा में ला रहे हैं, किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
और महाभियोग की प्रक्रिया पारित कैसे होगी, तो विशिष्ट बहुमत के द्वारा। ध्यान रखिएगा उपस्थित सदस्यों का, ये ध्यान रखें, उपस्थित सदस्यों का 2/3 मत विशिष्ट बहुमत होगा यहाँ पर, और इससे ही यह पास हो सकता है महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया प्रस्तुत की गई है उसके विपरीत दूसरा सदन राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यदि हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग के कारण की बात करें तो ध्यान रखिएगा महाभियोग का कारण होगा संविधान का अतिक्रमण। ध्यान रखिएगा संविधान का अतिक्रमण करने के कारण राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जहां सांसद और विधायक दोनों शामिल होते हैं, तो वहीं आपका महाभियोग की प्रक्रिया में विधायक शामिल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। विधायक शामिल नहीं होते हैं। इवन संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो मतदान में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया में वो शामिल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि संसद के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। केवल राज्य विधानमंडल और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। अब बात करेंगे राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य के, तो कार्यपालिका संबंधी अधिकारों की बात करेंगे तो ये विभिन्न लोगों की नियुक्ति करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की सलाह पर उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। न्यायाधीशों की बात करेंगे तो चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। साथ ही साथ विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राजनयिक जिनकी नियुक्ति विदेशों में की जाती है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। विधायी शक्तियों की बात करेंगे तो आर्टिकल 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद सत्र को आहूत कर सकता है, संसद का सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को समय के पूर्व भंग कर सकता है। ध्यान रखिएगा राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, केवल वहां पर संसद सत्र का आहूत और उसका सत्रावसान होता है। वहीं संसदीय विधेयकों को स्वीकृति देने का कार्य, अंतिम रूप से स्वीकृति देने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, और उनकी स्वीकृति के उपरांत कोई विधेयक जो है वह कानून या अधिनियम बनता है, और इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 111 में दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा संसदीय विधेयकों की स्वीकृति आर्टिकल 111 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई हो, तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करता है, जिसका जो प्रभाव है वह अधिनियमों के समान ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अध्यादेश के अन्य प्रावधान है, हम लोग आगे संसद में इसे कवर करेंगे। न्यायिक शक्तियों की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें वह किसी दंड प्राप्त व्यक्ति की सजा जो है उसे क्षमा कर सकता है, उस पर विराम लगा सकता है, उस पर उसका लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है और प्रविलंबन कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति के पास कोई ऐसा संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो जाए तो वह आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का विचार कर सकता है या परामर्श कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान किए गए परामर्श को वह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 143 से वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्ति होती है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 352 और 356, 360 के अंतर्गत 352 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपात, 356 की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लागू किया जा सकता है, और 360 में हमारा वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त
राष्ट्रपति 365 आर्टिकल 365 के आधार पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। 356 और 365 में अंतर की अगर यहाँ पे मैं बात कर लूं सूक्ष्म तौर पर, तो 356 में राज्यपाल की सिफारिश अनिवार्य है, लेकिन 365 में राष्ट्रपति अपने अनुसार उस राज्य में लगा सकता है राष्ट्रपति शासन। इसमें राज्यपाल की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, यह ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की, तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर के 1962 तक इन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था और ये सर्वाधिक कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे थे। इनसे ज्यादा 2 कार्यकाल आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं हुआ है, केवल राजेंद्र प्रसाद को ही प्राप्त हुआ। ये बिहार से संबंधित है, सीवान जिले के जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन, पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके पश्चात इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। इनके विषय में ध्यान रखिएगा कि पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, केवल 2 वर्ष ये अपने पद पर रह पाए थे। उसके पश्चात बीबी गिरी के रूप में पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी ने कार्यभार ग्रहण किया था। इसके पश्चात बीबी गिरी ने जब इस्तीफा दिया तो तत्कालीन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये पहला और एकमात्र अवसर है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण किए थे, ये ध्यान रखिएगा। एम हिदायतुल्ला सीजेआई थे। उसके पश्चात बीबी गिरी का निर्वाचन होता है और इनके निर्वाचन में 2 बार मतगणना पहली बार हुई थी। 2 बार मतगणना के पश्चात ये बीबी गिरी अपने राष्ट्रपति पद का पद प्राप्त किए थे। खैर चलिए, इसके पश्चात फखरुद्दीन अली अहमद और बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। वहीं नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये बराबर प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी बहुत चीजों में गड़बड़ी हो जाती है। चलिए, ज्ञानी जैल सिंह की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1982 से 1987 तक ये राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए थे और राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो पावर प्रदान किए गए हैं। उसमें से एक वीटो है आपका जेबी वीटो। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। इन्होंने 1986 में आए भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम, ध्यान रखिएगा, भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1986 को अपनी जेब में रख लिया था, क्योंकि यह एक विवादास्पद विधेयक था और प्रेस की स्वतंत्रता पर यह विधेयक प्रतिबंध लगा रहा था। तो आज तक अगर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय पोस्ट ऑफिस अधिनियम आज भी राष्ट्रपति की जेब में पड़ा हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात आर वेंकट रमन राष्ट्रपति बनते हैं, फिर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, अब्दुल कलाम आजाद, जो कि भारत के प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक थे और इन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अग्नि की उड़ान इनकी प्रमुख कृति है, याद रखिएगा, अग्नि की उड़ान। और अग्नि मिसाइल बनाने में इनका अहम योगदान और रोल रहा था। इसके अतिरिक्त 1999 में जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा, यानी बुद्धा दूसरी बार जब मुस्कुराए थे, तो उसमें भी इनका प्रमुख योगदान था और काफी चर्चित व्यक्ति थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आता है, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ये ध्यान रखिएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। इनके पश्चात प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे, काफी चर्चित और लोकप्रिय नेता रहे हैं। और फिर रामनाथ कोविंद, ये ध्यान रखिएगा, रामनाथ कोविंद एक दलित नेता थे। इससे पूर्व बिहार के राज्यपाल थे जब इन्हें बनाया गया भारत का राष्ट्रपति। और फिर अंत में द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति, प्रथम जनजातीय महिला हैं जिन्हें राष्ट्रपति के पद पर चुना गया है। तो द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला और प्रथम जनजातीय महिला है जिन्होंने इस पद को सुशोभित किया है। 2022 में इनका निर्वाचन हुआ था और वर्तमान समय में ये राष्ट्रपति पद पर बनी हुई हैं। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। धन्यवाद।